हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों से मुखातिब हूँ। मेरा आज का टॉपिक ये डिस्कशन अलीगढ़ वाइस चांसलर के रेगुलर वाइस चांसलर अपॉइंट होने के प्रोसेस के ऊपर है। यानी वाइस चांसलर तो हैं, लेकिन वो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं और अब लोगों की डिमांड थी कि रेगुलर वाइस चांसलर आना चाहिए। तो प्रेजेंट वाइस चांसलर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो एज पर यूनिवर्सिटी एक्ट है कि 30 तारीख को यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होगी और उसके बाद 6 नवंबर को यूनिवर्सिटी एएमयू के कोर्ट की मीटिंग होगी। जैसा कि सभी जानते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 5 नाम रिकमेंड करेगी, 5 नाम रिकमेंड करेगी और वो 5 नाम कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट उनमें से किन्हीं 3 नाम को आगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये उन्हें फॉरवर्ड करेगी, लेकिन वो सब जाते थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नो डाउट बीइंग ए विजिटर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, बट थ्रू द प्रॉपर चैनल। एनी हाउ, लोगों की बड़ी डिमांड थी और लोगों ने बहुत ही प्रोटेस्ट, संघर्ष और मेहनत की। कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे, प्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंट किया कि साहब एक रेगुलर वीसी होना चाहिए। ज़ाहिर है इसमें 2 ओपिनियन नहीं कि रेगुलर वाइस चांसलर जिस तरह से काम कर सकता है उस तरह से एक एडहॉक या एक्टिंग वाइस चांसलर नहीं कर सकता। हालांकि यूनिवर्सिटी एक्ट में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं कि जो कि टेम्परेरी वाइस चांसलर होगा या टेम्परेरी चेयरमैन होता है, लीव वैकेंसी पर काम करते जब लीव पर जाता है चेयरमैन या डीन, तो वो कोई भी एक्टिंग नहीं लिखता। ये कमी है हमारे एक्ट के अंदर। क्योंकि जाहिर है जो पावर्स एक रेगुलर वाइस चांसलर या रेगुलर डीन की या रेगुलर प्रिंसिपल की या रेगुलर चेयरमैन की है, वो 1-2 दिन या 1-2 महीने के लिए अगर कोई अपॉइंट होता है उसकी नहीं होती या ना होनी चाहिए, लिहाजा उसमें एक्टिंग वर्ड लिखा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, हम सन 80 में एक्ट आया था, आज तक इस चीज़ को नहीं हमने कहा। अब हमने बहुत कुछ कहा कि साहब वो तो कार्यवाहक है, बिल्कुल कार्यवाहक है और ये सही है। तो आई कंग्रेचुलेट टू द होल यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, ओल्ड बॉयज, सभी को कि आप लोगों ने जिस मेहनत से डिमांड किया वो मान ली गई और प्रोसेस शुरू हो गया। अब आइए आगे, जैसा हमेशा होता है कि अब 2 ग्रुप बनेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अगर 21 मेंबर हैं तो एक तरफ 11, एक तरफ 10। 11 मेजोरिटी है तो वो तय कर लेंगे आपस में कि कौन से 5 को लाना है और वो 5 अप्रूव होंगे और कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाएं, कोई भी ग्रुप हो, कि वो नाम नहीं आएंगे जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। वो नाम 5 के पैनल में होंगे और वो कोर्ट से भी पास होंगे, आप जो चाहे कर लीजिए। और देखिए, वाइस चांसलर वही अपॉइंट होगा जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी। अब तो जो माइनॉरिटी का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बेंच भी बन गई
और 12 तारीख को एक सुनवाई भी हो गई और उम्मीद है जल्दी दूसरी सुनवाई भी हो करके हो सकता है वो वर्डिक्ट 24 से पहले ही आ जाए। और कुछ भी हो सकता है उसमें, कुछ भी ये कहना कि दिस वे और दैट वे इज नॉट सो इजी। अब आइए हम लोगों की सोच, जो हम कौम के रहबर, कौम का रास्ता दिखाने वाले और यूनिवर्सिटी के खैर ख्वाह हैं। अभी अभी एक सोशल मीडिया पर 22 लोगों की लिस्ट सर्कुलेट हुई है कि ये लोग हैं जो कि वाइस चांसलर की पोजीशन के बनने के लिए खैर ख्वाहिशमंद हैं। तो उस लिस्ट को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि किस लेवल तक के लोग हैं। उसमें ऐसे भी हैं जो पोस्टशिप भी नहीं चला पाए और वहाँ पर बड़ी भारी घपलेबाजी की, लेकिन उन चीज़ों का खुलासा या इंक्वायरी नहीं कराई, फिर अगेन इन द नेम के यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। और वो साहब कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, उन्हें हार्डली 30-40 वोट मिले, वो भी कैंडिडेट हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं कि जिन्हें आप कहिए कि एक लेटर लिख दीजिए फला फला टॉपिक पर, वो लेटर नहीं लिख सकते। देखिए एम्बिशंस देखिए और उनके सपोर्टर्स को देखिए। सपोर्टर तो सब ये चाहते हैं कि मेरा नॉमिनी हो जाए, जिससे कि मैं बाद में अपने काम कराऊँ, अपने बच्चों के काम कराऊँ, अपने ख़ानदान के काम कराऊँ। नहीं, यूनिवर्सिटी से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस 22 नामों की लिस्ट देख लीजिए और ताली बजाइए। अब आइए, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक नाम जो बहुत प्रोमिनेंट नाम है, चूँकि अलीगढ़ तो वाले तो एक कुएं के अंदर है, अलीगढ़ ही का सोचते हैं, इधर उधर का तो इनके जहन में आता ही नहीं। ये तो समझते हैं पूरी दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल यहीं रह रहे हैं, बाहर तो कोई है ही नहीं। तो एक साहब में बाहर से, उनका नाम है कमर फुरकान। कमर फुरकान साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके और हिमाचल में जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी उसके भी वाइस चांसलर रहे। और आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन उससे भी एसोसिएट रहे, इंटरनेशनली वेल नोन फिगर हैं। और जो कुछ लोग समझते हैं कि हम वीकली दिल्ली जाके झंडेवालान में हाज़िरी देते हैं या किसी और बड़े आरएसएस के लीडर जाते हैं, उनके लिंक उनसे कहीं ज़्यादा हैं कमर साहब के। तो कॉम्पिटेंट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और डिज़र्विंग भी हैं। अब ये कहना कि वो आरएसएस से जुड़े हैं, आरएसएस से तो सभी जुड़े हैं। आप लोग जितने भी इसमें नाम हैं इस 22 की लिस्ट में, उसमें 1-2 हो सकता है जो नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी तो सब जुड़े हुए हैं। और ये भी हम भी समझते हैं कि जुड़ने में कोई बुराई इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं अपॉइंट कर सकती जो गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत करें। वो वही चाहेगी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और डायरेक्टिव को इशारों में भी समझ करके इम्प्लीमेंट कर सके। गवर्नमेंट आपको 1100 करोड़ के करीब रिकरिंग ग्रांट देती है। ये कहना कि हम तो टैक्स देते हैं, आप तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ देते हैं, इट डजंट मैटर, गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं समझता हूँ ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट परमानेंट कैंडिडेट फॉर द पैनल ऑफ 5 इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ
जो है प्रोफेसर उरूज रब्बानी, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनकी एक पूरी दुनिया में पहचान है, सैकड़ों उन्हें अवार्ड्स मिल चुके, सैकड़ों कॉन्फ्रेंसिस को नेशनल इंटरनेशनल प्रिजाइड कर चुके, जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें बुला करके ऑनर किया है। बहुत सॉफ्ट हैं, बेहद साफ सुथरी छवि के आदमी हैं। वो आदमी जिसके ऊपर कोई धब्बा नज़र नहीं आएगा, कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी, तो ही इज़ देयर। उसके बाद मे बी आल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल इन ए सेंस। उन पर भी लोग यही कह रहे हैं कि वो तो आरएसएस को के आदमी हैं। मोहन भागवत जी को कहते हैं कि उन्हें सुनिए, उनकी बातों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, वीसी होना तो ये तो करना पड़ेगा। तो वह हैं हमारे मुस्तफ़ा साहब, फैज़ान मुस्तफ़ा। ही इज़ हाईली कॉम्पिटेंट। मैं उनसे बहुत बातों में डिफ़र करता हूँ, लेकिन जो उनका काबिलियत है, जो उनका काम करने का तरीका है, और जो उन्होंने दूसरी जगह पर एज ए वाइस चांसलर करके दिखाया है, उतनी कामयाबी के साथ बहुत कम लोग सामने आए हैं। तो आई थिंक ही इज़ द थर्ड कैंडिडेट। अब रहा जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं और गुलेज साहब, और उनकी वाइफ हैं नईमा गुलरेज, जो प्रिंसिपल हैं गर्ल्स कॉलेज की। जाहिर है इन दो में से एक का नाम तो जाना है, दोनों का तो नहीं जाएगा, लेकिन एक का नाम जाना है। तो 4 नाम हो गए। बाकी एक और है, बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, मजहर आसिफ साहब। वो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और वो बचपन से आरएसएस और हिंदू विश्व परिषद उस सब से जुड़े हुए हैं। पढ़े लिखे होने के साथ साथ, आई डोंट नो पढ़े लिखे का तो आई कांट असेस, लेकिन उनका एफिलिएशन आरएसएस से बड़ा पुराना है। और ज़ाहिर है जेएनयू में प्रोफेसर हैं, तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरी अपनी राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, जो मैंने गैदर की, डिफरेंट लोगों से बातें करी, जो नाम उभर के आए, कि ये 5 नाम हो सकता है, इनमें 1-2 का चेंज हो, बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये नाम आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जाएं और फिर कोर्ट में 2 नाम ज़ाहिर काटे जाएंगे और 3 को आगे भेजा जाएगा। तो ये जो कुछ गैंगस्टर्स हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सोच समझ के, गैंगस्टर्स, जिनका काम ये बिल्कुल नहीं है कि यूनिवर्सिटी आगे बढ़े, यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन हो, बच्चों में डिसिप्लिन हो, बच्चे कुछ करके बाहर निकलें। उनका काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना, एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टेबलाइज करना, जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल करके अपने दाखिले कराएं, अपॉइंटमेंट्स कराएं। यही उनकी सोच है। ये भूल जाइए कि वो कम्युनिटी का दर्द है उनके दिल में, या कम्युनिटी से कोई मोहब्बत है। उनकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, तो वो लोग बहुत सक्रिय हो गए होंगे इस वक्त। दे माइट बी वेरी एक्टिव, और जितने ईसी के मेंबर्स हैं, कोर्ट के मेंबर हैं, उनमें लॉबिंग शुरू हो गई होगी। अब आइए कि ये दबाव में हुआ है या उन्होंने अपने से ये डेट्स अनाउंस की हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कोर्ट की मीटिंग की। मेरी समझ में यह आ रहा है कि ज़ाहिर है उन्होंने भी सोचा, जिस तरह का माहौल कैंपस में बनाया जा रहा है, एजिटेशन का, धरना का, ये सब, तो ज़ाहिर है बीइंग ए एक्टिंग वाइस चांसलर ही कैन नॉट टेक ए टफ स्टैंड। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वही दोबारा आ जाएं और फिर उन्हें ही देखेगा वो
जो कि इतने अभी तक बेहद पोलाइट हैं, बहुत ही समझौते करने पड़ रहे हैं उन्हें, ही विल प्रूव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइस चांसलर। फिर आप क्या कहेंगे कि नहीं साहब हमारा तो मकसद सिर्फ ये था कि रेगुलर आए, वो आ गया। लेकिन ये याद रखिए, वो आपकी पसंद का आसानी से नहीं आएगा। वो वही आएगा जिसे आरएसएस और मोदी गवर्नमेंट चाहेगी। इतनी आसानी से वो गिव इन करने वाले नहीं हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, ये मुझे कहना था। वाइस चांसलर ऐसा होना चाहिए जो डिसिप्लिन को वापस ला पाए, टीचर्स को मजबूर करें कि दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे वो डिपार्टमेंट में बैठें, उनसे फीडबैक लें डिफरेंट तरीक़ों से कि कौन लोग सिलेबस पूरा करते हैं और कौन नहीं करते हैं। यहाँ तक हो रहा है कि एक कोर्स जो कि अराउंड 6 पीरियड्स पर वीक होता है, 3 टीचर्स उसमें एंगेज किए जाते हैं। 3 में 2 यूनिट या एक 1.5 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होती है और लोड उनका पूरा दिखाया जाता है। तो गवर्नमेंट भी इस बात को, सब जो आप यहाँ सोचते हैं, अब ज़माना बदल गया, एक चीज़ दिल्ली तक जाती है। और नए वाइस चांसलर को भी ये करना होगा कि हर डिपार्टमेंट से टीचिंग लोड मंगाए, टीचर्स की स्ट्रेंथ मंगाए। चूँकि इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स जिनके पीरियड एज पर यूजीसी नॉर्म्स 24 मिनिमम होने चाहिए, उनके कुछ डिपार्टमेंट्स में 10 और 12 पीरियड पर वीक हैं और प्रोफेसर के 3 या 4 पीरियड पर वीक हैं। चलिए कोई बात नहीं, कम पढ़ा रहे हैं, बट एटलीस्ट दे शुड सिट इन द डिपार्टमेंट, बच्चों को गाइड करें। अब आप कहते हैं हमारे, नो डाउट आपके यहाँ यूनिवर्सिटी चल रही, सिर्फ 30-40% स्टाफ जो हाईली डेडिकेटेड है, ईमानदारी से, जो इंटरनेशनल रेप्यूट का है, उनकी मेहनत की वजह से। लेकिन मोर देन 60% स्टाफ उतना काम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, और जो आपके यहाँ बैकडोर एंट्री है उसने यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग हैं जो मैं पहले भी कह चुका कि अगर उन्हें एक लेटर कहिए कि रैंडमली कि इस पे आप एक लेटर लिख दीजिए या छोटा सा 2 पेज का राइटअप दे दीजिए, वो लिख नहीं सकते। तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और परमानेंट रेगुलर टीचर या एम्प्लॉय कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि अगर आप किसी को ये समझते हैं कि उससे कोई फ़ायदा आपके डिपार्टमेंट को या इंस्टीट्यूट को या ऑफिस को नहीं है, तो उन्हें 3 महीने की सैलरी दे करके, इवन इफ इज ए रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉई, आप बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। ये चैरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है जिसे हमने चैरिटी इंस्टीट्यूट बना दिया। ये इंस्टीट्यूट है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की इस पर नज़र रहती है। वर्ल्ड बॉयज़ दुनिया के हर हिस्से में, वो बेचारे वहाँ से मदद करते हैं, दुआएं करते हैं, और जो हम यहाँ कैंपस में कर रहे हैं वो सबके सामने है। जो हम 50 साल से यहाँ कर रहे हैं, सब जानते हैं क्या हम क्या कर रहे हैं। लूट मची हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, करप्शन की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो परचेज हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे मेंटेनेंस हो। तो आपको सब कदम उठाना पड़ेगा। और ये कह के काम नहीं चलेगा कि कैंपस में बवंडर मचा और कहा दिया कि बाहर के लोग थे। मैं भी 1960 में अलीगढ़ में आया था। 63 ईयर्स आई एम इन अलीगढ़। जब भी कुछ होता है, आग लगाई जाए या गाड़ियाँ तोड़ी जाए या बिल्डिंग डैमेज की जाए, तो हम ये कह के बच जाते कि बाहर के लोग थे। एग्रेड बाहर के भी थे, लेकिन उन बाहर वालों को अंदर वाले ही लाते हैं और उन्हीं की सपोर्ट होती है। और बाहर के अगर 5 हैं तो अंदर के 50 हैं।
तो उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छे बच्चों को मदद करना पड़ेगा, उनका फ्यूचर बनाना पड़ेगा। और वो तभी बनेगा जब उन्हें आप अच्छी ट्रेनिंग दें, मोहब्बत प्यार से उन्हें अपने करीब लाएं, हॉस्टल में रहने का भी तरीका सिखाएं। हॉस्टल में अगर क्वालिटी फूड नहीं मिलता, जो कि बार बार सामने आता है, उसे देने की कोशिश करें। डाइनिंग हॉल में एक तो पैसा ही मामूली लेते हैं और उसके ऊपर जो करप्शन है, मैं भी 4 हॉल का परोस रहा हूँ, आई नो क्या होता है डाइनिंग हॉल में, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने जो किया है अपने मुझसे कहना गलत, ये पूछिए उस वक्त के स्टूडेंट से जो मेरे हॉल्स में रहे हैं। समझे साहब? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।